अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एज यूजुअल पेपर से पहले मैं एक वीडियो बनाता हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि अपेरेंटली मुझे लगता है कि एग्जामिनर इसको टेस्ट कर सकता है, आई कैप इसको टेस्ट कर सकता है। इसके पीछे दो चीजें हैं जो मेरा एनालिसिस है। पहले ये चीज के जो एक पास्ट पेपर का ट्रेंड है, उसको सामने रखते हुए कुछ ऐसी चीजें हमें लग रही होती हैं कि इस बार आई कैप उनको पूछ सकता है। सेकंड चीज, कुछ चीजें हमारे पास इस साल कोर्स में ऐड हुई हैं। तो जो चीजें हमारे पास ऐड हुई हैं, जो हमारे पास न्यू एजुकेशन स्कीम आई थी, उसके हिसाब से कुछ चीजें मुझे ऐसी लगती है कि आई कैप इनको एग्जामिन कर सकता है। सेकंड चीज, ऑडिट एक ऐसी चीज है यार, एक जजमेंटल चीज है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रहा होता है। मैं पिछले 13 साल से ऑडिट फर्म में हूँ, करंटली एज अ डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। तो हर दिन हर क्लाइंट पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई नई ऑडिट की चीजें सीखने को मिलती है। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस भी कुछ चीजें ऐसी लगती हैं मुझे कि पेपर में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एक जमाने में जब कोविड आया था, तो वो हमने ऑडिट फर्म में जब हम थे, तो हमें इन्वेंट्री अकाउंट में थोड़े से इश्यूज आए थे। और आप यकीन करें, वो क्लास में ऐसे डिस्कस कर रहे थे, चीजें डिस्कस कर रहे थे, और आई कैप ने उसी टाइम में उसको कोविड को इन्वेंट्री से रिलेटेड करके एक सवाल बना लिया। तो चांसेस है यार ये। अच्छा, इस वीडियो से आपको दो हेल्प मिलेगी। एक तो ये कि बहुत सा बच्चा पूछ रहा है सर, रिवीजन के वक्त अब क्या करना चाहिए, पेपर से पहले क्या करूं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह, तो आप यकीन जाने आपको बेहद फायदा होगा, आपको समझ आ जाएगा यार अब एफर्ट्स लगानी कहाँ पे। सेकंड चीज देखें, अभी जो आपके पास टाइम है, आपने अपना रिवीजन 100% करना है, बट जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ उनको थोड़ा सा ज्यादा आप रिवाइज कर लें, थोड़ा सा अच्छा रिवाइज कर लें। और पेपर से एक दिन पहले जब आप, फॉर एग्जाम्पल, पेपर से पहले जो क्विक रिवीजन हम कर रहे होते हैं 2-3 घंटे पहले, या पेपर से एक रात पहले जो हम क्विक रिवीजन कर रहे होते हैं, इन टॉपिक्स को आप मार्क कर लीजिएगा, इनको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चांसेस है इंशाल्लाह इनमें से पेपर आ जाएगा। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारे पास ग्रेड ए है। ग्रेड ए की जो वेटेज है वो 15 से 25 मार्क्स तक की वेटेज है। ग्रेड ए में हमारे पास 5 ही एरियाज हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक एज 210 है, एक एज 220 है, कंपनीज एक्ट है, और कोड ऑफ एथिक्स है। आप यकीन जाने, आई कैप ने लास्ट अटेम्प्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट को एग्जामिन नहीं करा, एंगेजमेंट लेटर को एग्जामिन नहीं करा, कंपनीज एक्ट, ये 3 एरियाज को एग्जामिन नहीं करा। ये 3 एरियाज इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस कोड ऑफ एथिक्स एक ऐसा टॉपिक है कि आई कैप ने चूंकि 20 से 25 मार्क्स अगर कवर करने हैं, तो कोड ऑफ एथिक्स के बगैर वो कर नहीं सकता, तो इसके ऊपर भी एक अच्छा सवाल है। अब आगे जाके हम ये देख लेते हैं कि जी हर एक चैप्टर से कौन कौन से सवाल हमारे लिए पेपर में रेलिवेंट है। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसी चीजें होती है जो कि बच्चा नॉर्मली पेपर से पहले रिवाइज करके नहीं जा रहा हो रहा होता, उनको इतना फोकस नहीं कर रहा होता। पॉसिबिलिटी है 5-6 नंबर का आई कैप एक सवाल बनाते हैं, आज से 1-2 टाइम पहले भी से सवाल बनाया था। एक्सपेक्टेशन गैप, स्टूवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। देखिए, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी कवर्ड है, इंटरिम ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट एज 300 में भी कवर्ड है। इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट इस अटेम्प्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। कुछ छोटा सा थ्योरेटिकल एरिया है हमारे पास, आईफेक और आईएसबी, इनके रूल्स क्या है, कैसे बनते हैं स्टैंडर्ड्स, क्या प्रोसेस होता है, इसको एक बार घुमा लीजिएगा। चांसेस है आई कैप इसको एक बार पूछ ले, कब से कोर्स में रखा हुआ है, पूछा आज तक नहीं है, चांसेस है कि पूछ सकता है। और एक टॉपिक, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, एक जमाने में इसने पूछ लिया था, चांसेस है कि आपको इस टाइम में भी ये कॉन्सेप्ट एक टेस्ट कर सकता है। और कैसे टेस्ट कर सकता है, अगर आप आगे जाके देखें आईएसओ 210 एंगेजमेंट लेटर में, तो हमारे पास एक और एरिया आईएसओ 210 एंगेजमेंट लेटर, जिसको अगेन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं किया गया। एंगेजमेंट लेटर की अगर मैं बात करूं, तो देखें इंपॉर्टेंस ऑफ एंगेजमेंट लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट देखें, वो आपसे कंफर्मेशन का फॉर्मेट खेल चुका है, वो आपसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट पे खेल चुका है, वो आपसे रिपोर्ट के फॉर्मेट पे खेल चुका है, वो अब तक आपसे एंगेजमेंट लेटर के फॉर्मेट पे नहीं खेला। चांसेस है एंगेजमेंट लेटर के फॉर्मेट पे वो आपको पूछ लो। जब एंगेजमेंट लेटर का फॉर्मेट पूछेगा, तो टेक्निकली स्पीकिंग वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, स्कोप ऑफ ऑडिट, वो ए टू जेड सारी चीजें उसके अंदर कवर कर लेगा। प्री कंडीशंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है एंगेजमेंट लेटर का, टेक्निकल एरिया है, आई कैप को एग्जामिन नहीं करा, इंपॉर्टेंट है। और अगर प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती, तो ऑडिटर्स का कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आया, तो वो रिकरिंग ऑडिट से आ सकता है। आइजा 220 लास्ट टाइम में हमारे सिलेबस में ऐड हुआ था प्यारे बच्चों, क्वालिटी फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट अटेम्प्ट में हमारे पास एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था ईक्यूसीआर से रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से रिलेटेड। इस अटेम्प्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई कैप ने लास्ट जो पहली बार ऐड हुआ था, तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा। इस अटेम्प्ट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, तो वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है। और वो आपसे पूरे ऑडिट में कहीं से भी सवाल बना के कह सकता है कि जी मुझे बताएं कि कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है प्यारे बच्चों। इसके अंदर अगर कोई थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो ये आ सकता है कि कुछ क्वालिटी के हमारे पास एलिमेंट्स है, तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस, ये इसका एक हमेशा से फेवरेट एरिया है, ये पूछ सकता है आपसे।
कंसल्टेशन अगर करनी हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिस्प्यूट आ गया है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है अमंग द एंगेजमेंट टीम, अमंग द पार्टनर्स, वो कंसल्टेशन फॉर्म में होती है, वो प्रोसेस आपसे पूछ सकता है। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है तो उसके ऊपर भी वो क्या आपसे एग्जामिन कर सकता है। और कुछ क्वालिटी कंट्रोल के एलिमेंट्स को आपने डॉक्यूमेंट करना होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन वाला एरिया। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन तो हर आइजा के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कवर्ड होता है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन के जितने भी आइजाज हैं जहां पे एंड में डॉक्यूमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है उसको आप लाजमी देख लीजिएगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। अगर हम आ गए कंपनीज एक्ट में, तो कंपनीज एक्ट में देखें, अगेन लास्ट अटेम्प्ट में ये एग्जामिन नहीं हुआ है। कंपनीज एक्ट इस अटेम्प्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो एरिया ऐसा है जो कि आईकैप एक जमाने तक पूछता आ रहा था, जो कि क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर का था, कि जी लेट से पार्टनर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू हो चुका है, पार्टनर ने लोन लिया हुआ है, पार्टनर पहले वहां पे काम करता था। तो ये जो एरियाज है इसके ऊपर एक्सपेक्टेड है, बहुत अरसा हो गया आईकैप ने इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा, चांसेस है कि इसके ऊपर सवाल पूछ सकता है। प्लस कंपनीज एक्ट में आईकैप कोड ऑफ एथिक्स भी कवर्ड होता है, दोनों को मिला के वो सवाल पूछ सकता है, बिकॉज कंपनीज एक्ट और आईकैप कोड ऑफ एथिक्स एक ही ग्रेड में है। इसके अलावा कुछ थ्योरेटिकल एरियाज हैं कंपनीज एक्ट में, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर आईकैप ने आज तक एग्जामिन नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ एडिशनल मैटर्स हैं जो कि आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करने होते हैं, जो कि एससीसीपी आपसे कहता है कि जी ये इन चीजों के ऊपर भी आपने ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। और यही वो मैटर्स हैं जो कि आइजा की रिपोर्ट और कंपनीज एक्ट की रिपोर्ट को डिफरेंशिएट करता है, जो कि मैं रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में लिखता हूँ आइजा 700 में। ये एक एरिया है जो कि आईकैप आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा डेट एंड सिग्नेचर के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे पूछ सकता है। आईकैप कोड ऑफ एथिक्स प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया था कि जी इंगेजमेंट एक्सेप्ट होने जा रही है, क्लाइंट एक्सेप्ट होने जा रहा है, बताएं थ्रेट्स और सेफगार्ड क्या है, स्ट्रेट एक 13 मार्क्स का सवाल वहां से पूछ लिया गया था। इस बार चांसेस है कि आईकैप कोड ऑफ एथिक्स में जो हमारे जो एक जेन्युइन कोड ऑफ एथिक्स के सिनेरियोज हैं, आईकैप इनको एग्जामिन कर सकता है। ये आपने करके तो सारे कोड ऑफ एथिक्स जाना है प्यारे बच्चों, ये ग्रेड ए तो वैसे ही आपने 100% करके जानी है, लेकिन इन एरियाज को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिक्रूटमेंट सर्विस, एम्प्लॉयमेंट विद क्लाइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिसेंट सर्विस विद क्लाइंट, ऑडिट फीस का जो सेक्शन है हमारे पास 3-4 सेक्शन है, उसमें से एक सेक्शन जो हमारे पास फीस से रिलेटेड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, लोन्स एंड गारंटी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट और लोन्स एंड गारंटी ऐसा एरिया जो कि आईकैप ने रिसेंटली बहुत अरसे से नहीं पूछा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इसमें है तो वो चेंजेस इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट है। जब ऑडिटर चेंज होता है, जब एक नया ऑडिटर आता है, देखें जब भी ऑडिटर चेंज होता है, नया ऑडिटर आता है, 4-5 स्टैंडर्ड्स आपस में क्लिक कर जाते हैं। एक तो हमारे पास आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल हो जाता है, दूसरा हमारे पास आइजा 300 के हिसाब से हमें एडिशनल कंसिडरेशन देनी होती है जब हमारा ये फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट होता है। इसके अलावा हमारे पास आइजा 706 के हिसाब से हमें अदर मैटर पैराग्राफ में इस चीज मैटर को इंक्लूड करना होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट। प्लस कंपनीज एक्ट भी अप्लाई हो जाता है कि जी पुराने ऑडिटर के पास राइट है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे सकता है। एडिशनल वर्क इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट में देख लीजिएगा कि अगर एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से अगर आप ऑडिट कर रहे हो, किसी और से कहा जाता है कि जी आप ये एडिशनल वर्क परफॉर्म करें, तो इस केस में क्या थ्रेट्स और सेफगार्ड हो सकते हैं। वैल्यूएशन सर्विसेज और टैक्सेशन सर्विसेज जो कि आईकैप ने कभी इतना एग्जामिन नहीं करा, वैल्यूएशन और टैक्सेशन सर्विसेज इस अटेम्प्ट के लिए अपेरेंटली इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ एथिक्स में ये देख लीजिएगा, इसके अंदर एक चीज स्लाइड में मिसिंग है, मैं आपको बता दूं। आइजा 200 की अगर मैं बात करूं तो देखें आइजा 200 को अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ कवर करूं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जो एक्सपेक्टेशन गैप है, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है, इससे मिला के आईकैप एक सवाल पूछ सकता है। प्लस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड प्रोफेशनल जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, स्पेशली प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ कहाँ यूज होते हैं, प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है, इन चीजों को आईकैप एग्जामिन कर सकता है। तो ये प्यारे बच्चों हमारे पास ग्रेड ए है, इसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, बिकॉज 15 से 25 मार्क्स इसमें से लाजमी आ रहे होते हैं। 3 एरियाज इसके अंदर ऐसे हैं जो कि लास्ट अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज्यादा चांसेस है कि इस बार एग्जामिन हो सकता है। अगली ग्रेड में अगर मैं आपके साथ आऊं प्यारे बच्चों, तो वो हमारे पास ग्रेड बी है, और ये प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है। प्रीवियस ग्रेड जो हमने देखी नॉर्मली एक्सेप्टेंस से रिलेटेड होती थी, ये हमारे पास जो ग्रेड है वो प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट है। इसमें एक अगर मैं आपको सरप्राइजिंगली बात बताऊं प्यारे बच्चों, तो इसके अंदर हमारे पास लास्ट अटेम्प्ट में इसमें 5 एरियाज है हमारे पास। इन 5 में से लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ एक एरिया टेस्ट हुआ, ऑडिट रिस्क, 20 से 23 नंबर का सवाल आया। इसके अलावा ना आइजा 300 लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ है, ना आइजा 320 मटीरियलिटी लास्ट टाइम में टेस्ट हुआ है, ना फ्रॉड हुआ है, ना डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो प्यारे बच्चों इस ग्रेड को अगर मैं देखूं तो इस ग्रेड में आईकैप अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इन एरियाज को टेस्ट करेगा।
अगेन इंडिविजुअल आइजाज के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो भी आपसे शेयर कर लूं। आइजा 300 प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके ऊपर इस अटेम्प्ट में एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और अगर मैं आपसे कहता हूं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऑडिट स्ट्रेटेजी का, तो देखें ऑडिट स्ट्रेटेजी का जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो मेरा पूरा ऑडिट इसमें कवर्ड हो जाता है। अगर मुझे कंफर्मेशन भी डिजाइन करनी है तो ऑडिट स्ट्रेटेजी आ जाती है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे रिलेटेड पार्टी के ऊपर मेरी क्या अप्रोच होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी आ जाती है। मेरा ऑडिट टीओसी होना चाहिए, टीओडी होना चाहिए, इंटरिम होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए, आईटी को इन्वॉल्व करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंट्रोल्स पर रिलाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी अपेरेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे कह सकता है कि जी कमेंट ऑन दी ऑडिट स्ट्रेटेजी या डिवाइस एन ऑडिट स्ट्रेटेजी इन द अबव सिनेरियो। इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने करे थे लास्ट में, इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस, अगेन क्लाइंट एक्सेप्टेंस कोड ऑफ एथिक्स जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कवर्ड होता है और आईजा 300 में भी कवर्ड होता है। तो आईजा 300 में जो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स हैं और स्पेशली उसमें जो हमारे पास प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, इनको आप देख लीजिएगा। अपेरेंटली एक चांसेस है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन वहां से पूछ सकता है। और अगर उसने बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो वो पूछ लेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान के डिफरेंस बता दो, इसके फायदे बता दो, और ऑडिट स्ट्रेटेजी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो बता दो। तो आईजा 300 इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आइजा 315 लास्ट अटेम्प्ट में 20 से 23 मार्क्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था। अगेन ये एक ऐसा एरिया है प्यारे बच्चों जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है, इसका कतई मतलब नहीं है कि ना है। इसको भी पूछने के लिए आईकेएप के पास बहुत से तरीके हैं। वो आपसे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कह के आपसे ऑडिट रिस्क पूछ सकता है। वो आपसे एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके कहेगा कि जी यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर मुझे ऑडिट रिस्क बताओ, ये आपसे पूछ सकता है। वो आपसे कहेगा इन द अबव सिनेरियो मुझे बिजनेस रिस्क बताओ और उसके अगेंस्ट मुझे फिर आप ऑडिट रिस्क बताओ। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट एरिया रिस्क वाला हमारा। इसमें और नॉर्मली ऑडिट आपको इससे पहले रिवाइज करने की जरूरत होती नहीं है रिस्क में। तो कोशिश करिएगा इसको इसके चैप्टर को एक बार घुमा लीजिएगा, जो क्लास में ड्राफ्टिंग टेक्निक्स वगैरह थी उनको एक बार देख लीजिएगा। आगे हम आते हैं मटीरियलिटी। अगेन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों। अगर मटीरियलिटी में देखूं तो देखिए मटीरियलिटी में इसने एक दो बार पिछले 4-5 अटेम्प्ट्स के पेपर देखूं, फ्रीक्वेंटली अगर मैं देखूं मटीरियलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए क्या दिया है। चांसेस है इस बार मटीरियलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए कहेगा और मटीरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए भी कह सकता है आपसे। तो जो हमारे पास क्राइटेरिया था और जो हमने ड्राफ्टिंग सीखी थी वो लाजमी देखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है कि वो मटीरियलिटी के ऊपर कमेंट करने के लिए कह सकता है, डिटरमाइन करने के लिए भी। अगर थोड़ा बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे जाएगा प्यारे बच्चों तो वो आपको कहेगा मटीरियलिटी के मुझे यूजेस बताते हैं, कौन से फेज में क्या यूज होता है। प्लस डिफरेंट मटीरियलिटी होती है, हम सबको पता है मटीरियलिटी एक नहीं होती, मटीरियलिटी 4 से 5 होती है हमारे पास। तो उन डिफरेंट लेवल ऑफ मटीरियलिटी को भी पूछ सकता है और उसके ऊपर कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मटीरियलिटी सैम्पलिंग के साथ बड़ा लिंक है। कि वो इस तरीके से आपसे कह देगा कि जी एक मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है और क्या कहते हैं मटीरियलिटी ये है, बताएं एंगेजमेंट टीम क्या करेगी, इसको इमटेरियल कंसीडर करेगी या इसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये एक चांसेस है मटीरियलिटी के ऊपर। फ्रॉड लास्ट अटेम्प्ट में टेस्ट नहीं हुआ और शायद इससे पिछली अटेम्प्ट में भी टेस्ट नहीं हुआ। फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। फ्रॉड में एक तो हमारे पास जनरल कॉन्सेप्ट है ना, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, और फ्रॉड की अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन, और फ्रॉड में जिम्मेदारियां, और फ्रॉड में प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और फ्रॉड के रिस्क की असेसमेंट क्या होगी। इन कॉन्सेप्ट्स को आप देख लीजिएगा। प्लस फ्रॉड रिस्क फैक्टर के ऊपर अगर इस बार आकर सवाल बनाएगा तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के ऊपर जो हमारे पास मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है, ये आईकेएप ने कभी भी इसको एग्जामिन नहीं करा है, चांसेस इसको एग्जामिन कर सकता है। प्लस जो एटीट्यूड और रैशनलाइजेशन के कुछ कंपोनेंट्स है नॉर्मली वो थोड़े से ट्रिकी है, टेक्निकल है, चांसेस है आईकेएप उनको पूछ सकता है। उसको आप लाजमी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट के पास क्या टेक्निक है एमओसी करने के लिए, और उसके अगेंस्ट ऑडिटर के पास क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या हथियार है, ये पूछ सकता है। और एक एरिया ऐसा है जो कि फ्रॉड में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अरसा हो गया आईकेएप उसको इतना स्पेसिफिकली एग्जामिन नहीं कर रहा। when there is a misstatement and the misstatement indicates the possibility of fraud, what should be the auditor's course of action। इन सवालों में दो ट्रिकी पार्ट होते हैं। पहले तो ये आपको डिटरमाइन करना होता है कि ये इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की, और फिर उसके बाद आपको कोर्स ऑफ एक्शन लिखना होता है। ये एरिया फ्रॉड में थोड़ा सा प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन वो इतना एग्जामिन नहीं करता, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर लीजिएगा, बिकॉज अब ये जिस ग्रेड का पार्ट है इसमें ही 5 आइजाज, तो चांसेस है कि वो पूछ सकता है। ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद क्या मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, किस नौयत की कर सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारे पास ग्रेड सी है जो कि बेसिकली इट इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिट ना, कि इसके अंदर सारा एविडेंस शामिल है। ऑडिट एविडेंस एंड इंटरनल कंट्रोल, इसकी वेटेज 45 से 55 मार्क्स है, मतलब कल के पेपर में 50 नंबर का पेपर इन टॉपिक से आना है। अगर मैं इसका एनालिसिस आपके सामने करूं प्यारे बच्चों, कुछ स्टेरिक आपको दिख रहे होंगे। लास्ट अटेम्प्ट में इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन नहीं हुआ,
एक्सटर्नल कंफर्मेशन एग्जामिन नहीं हुआ, एनालिटिकल प्रोसीजर एग्जामिन नहीं हुआ, सैम्पलिंग नहीं हुआ, रिलेटेड पार्टी नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं हुआ, इंटरनल ऑडिट नहीं हुआ, एक्सपर्ट नहीं हुआ, 6 से 8 आइजाज लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुए। ये आइजा इस अटेम्प्ट के लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। प्लस सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमेशा एग्जामिन होता है, इस अटेम्प्ट में भी एग्जामिन होगा। हर एरिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं प्यारे बच्चों, इसको देख लेते हैं। हमारे पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ते एक चीज समझने की कोशिश करिएगा, कल के आपको जो पेपर होगा उसमें आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर हर जगह दिख सकता है। फॉर एग्जांपल जो भी हमने रिस्क का सवाल देखा कि रिस्क वाला एरिया देखा, वहां पे वो आपसे कहेगा मुझे रिस्क बताओ और प्रोसीजर्स बताओ, तो आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो ऐसे भी पूछ सकता है। वो आपसे एनालिटिकल प्रोसीजर्स के थ्रू भी सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूछ सकता है कि जी इन द अबव सिनेरियो एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके मुझे फ्लक्चुएशन और इनकंसिस्टेंसी बताएं और उसके अगेंस्ट मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं। मुझे एक सवाल है जो कि लाजमी आना है और हर बार आ रहा है कि जी पार्ट ए होता है कि मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स बताएं इन द अबव सिनेरियो और उसकी रिपोर्टिंग इंप्लीकेशंस बताएं। ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में जो हमारे पास, हम आगे जाके देखेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जो एक एरिया होता है ना कि जी 10 को कंफर्मेशन भेजी, 6 के रिप्लाई आ गए, ये उनके कमेंट्स है, बताएं आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तो इसके अंदर भी ऑडिट प्रोसीजर छुपा हुआ होता है। लेट से एक में लिखा होता है कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आया, बताएं आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। लेट से एक में लिखा हुआ होगा डिफरेंस है, बताएं ये एक्सेप्शन है भी कि नहीं, एक्सेप्शन है तो ये टाइमिंग डिफरेंस है या फिर ये मिस स्टेटमेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंफर्मेशन में ऐसी कोई बात लिख दे कि जी कंफर्मेशन का रिप्लाई रिसीव नहीं हो रहा, मैनेजमेंट इसको कंफर्मेशन रिसीव तो हो गई लेकिन रिकंसाइल नहीं हो पा रहा, मैनेजमेंट इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रही। अब ये सवाल 240 फ्रॉड की तरफ जा चुका है कि अगर रिकंसाइल बैलेंस नहीं हो रहा दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो कंफर्मेशन के साथ भी वो प्रोसीजर पूछ सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ भी वो प्रोसीजर पूछ सकता है प्यारे बच्चों। देखें फॉर एग्जाम्पल वो एक दोस्त सिनेरियो ऊपर दे देगा आपसे और कहेगा बताएं इवेल्युएट करें कि क्या अबव सिनेरियो में अमेंडमेंट है, और अगर अमेंडमेंट है तो बताएं आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड कस्टमर बैंक करप्ट हो गया, तो बताएं क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और अगर एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो बताएं आपके ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। तो कस्टमर बैंक करप्ट हो चुका है प्यारे बच्चों, तो मुझे इंपेयरमेंट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के प्रोसीजर्स मेंशन करने पड़ सकते हैं, यहाँ से भी सब्सटेंटिव आपसे पूछ सकता है। वो कस्टमर अगर मेजर कस्टमर है तो वो गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर दिया उसने, वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से वो चीजें आपसे सब्सटेंटिव को पूरे पेपर में अगर आप देखेंगे तो वो आपको हर पेज पे दिख रहा होगा, आपने इन एरियाज को थोड़ा सा एक्टिवली देखना है। प्लस कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जो मुझे लगता है कि देखिए सब्सटेंटिव में रिस्क तो नहीं लेना, 100% लेना है, लेकिन रिवाइज करते हुए इन एरियाज को एक बार आप देख लीजिएगा। पीपी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा एरिया है पीपी का सब्सटेंटिव में, रिवैल्यूएशन भी है, कॉस्ट मॉडल भी है, एडिशन भी है, डिस्पोजल भी है, डेप्रिसिएशन भी है, इम्पेयरमेंट भी है, CWIP भी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी है, कॉस्ट मॉडल से रिवर्सल मॉडल, ये भी एक एरिया है। तो इसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स भी है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो रहा होता है, तो पीपी एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इनटेंजिबल्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज इसका इंपॉर्टेंट एरिया लग रहा है। एक्रूवल्स इतना नहीं पूछा, चांसेस से पूछ सकता है। पेरोल इतना नहीं पूछा, सब्सटेंटिव एक बड़ा एरिया है। सब पेरोल के ऊपर वो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी पूछ सकता है, उसको भी देखना है हमने। इन्वेंट्री तो एक बहुत बड़ा एरिया है ना, इन्वेंट्री के ऊपर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी है और इन्वेंट्री के ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी है, तो वो एक इंपॉर्टेंट एरिया। इन्वेंट्री ईयर एंड पे भी काउंट कर सकते हैं, ईयर एंड से पहले भी काउंट कर सकते हैं, ईयर एंड के बाद भी काउंट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री के एरिया को आपने लाजमी देख के जाना अच्छे से। बाकी उसके अलावा रिसीवेबल, पेबल, प्रोविजन फॉर वारंटी, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, और जो हमारे पास एक कंप्लीटनेस, कट ऑफ और वैल्यूएशन की असर्शंस होती है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आई का फेवरेट एरिया है कि लायबिलिटी की कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर करूंगा, सेल्स की कट ऑफ को कैसे इंश्योर करूंगा। तो ये सवाल में सिनेरियो ऐसा बना रहा होता है कि आपको पिक करना होता है कि सेल्स की कट ऑफ की बात कर रहा है। ये एरियाज इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इंटरनल कंट्रोल लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। जब तक इंटरनल कंट्रोल एग्जामिन होता रहा है, उसके दो फेवरेट एरियाज हैं, सेल्स और परचेज। सेल्स और परचेज वो इन्हीं दो एरियाज के ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसलिए बेस्ड ऑन द पास्ट मुझे अपेरेंटली इस बार लग रहा है कि वो फिक्स एसेट, कैश एंड बैंक और पेरोल की तरफ जाएगा, और वही आपसे सवाल पूछेगा कि जी मुझे बताएं ऊपर वीकनेस क्या है, क्या रिकमेंडेशन देंगे और पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो सकता है। इसी चीज को वो ऐसे भी पूछ सकता है, ड्राफ्ट मैनेजमेंट लेटर। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा ड्राफ्ट मैनेजमेंट लेटर। मैनेजमेंट लेटर का भी फॉर्मेट यही होता है, वीकनेस, रिकमेंडेशन एंड पॉसिबल इफेक्ट। ये थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट लेटर में फर्क होता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन आपका आईजा 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं,
मैनेजमेंट लेटर आपकी कंट्रोल वीकनेस को हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मैनेजमेंट को। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आईके अपने आज तक एग्जामिन नहीं करे। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, स्पेशली कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, कंट्रोल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के अंदर वॉक थ्रूज भी आते हैं, डीएनआईज भी आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वॉक थ्रू, डीएनआई, कंट्रोल एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। चांसेस है कि आईकैप इस बार पूछ सकता है आपसे। प्लस इंटरनल कंट्रोल की अगेन कुछ लिमिटेशंस होती है, और इंटरनल कंट्रोल स्मॉल एंटिटी में एज एन ऑडिटर मैं कैसे इसको परसीव करता हूँ, स्मॉल एंटिटी को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और एज एन ऑडिटर मैं कैसे इसको काउंटर कर सकता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है प्यारे बच्चों, इंटरनल कंट्रोल में आप देख लीजिएगा। अगला बड़ा एरिया आईटी है। आईटी लाजमी उसने पूछना है, बिकॉज आईटी एक इंपॉर्टेंट एरिया सही है। आईटी कंपैरेटिवली बड़ा प्रिसाइज कर दिया ना, तीन ही चीजें, जनरल आईटी कंट्रोल्स है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स है, जिसमें टेस्ट डेटा और ऑडिट सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर है। इसको तो आपने 100% करके जाना है। स्पेसिफिकली अगर जनरल आईटी कंट्रोल में वो कुछ चीज इस पर पूछ सकता है, तो वो डेटा बेस के ऊपर और प्रोग्राम चेंजेस के ऊपर कंट्रोल पूछ सकता है। और जेआईटीसी में हमारे पास एक होता था सिस्टम लॉग्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ सकता है। इसी तरीके से एसीए जो एप्लीकेशन कंट्रोल्स है, इसमें आईकैप एक काम कर सकता है, सुनिएगा मेरी बात। आईकैप ये कर सकता है कि आपको एक सिनेरियो देगा जिसमें वो आपसे कहेगा मुझे ऊपर कंट्रोल वीकनेस पता है, ऊपर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऊपर आईटी के कंट्रोल्स मेंशन हो, मैनुअल कंट्रोल्स मेंशन ना हो, और आपसे कहेगा मुझे कंट्रोल वीकनेस पता है। जो नॉर्मली कन्वेंशनली हमारे पास इंटरनल कंट्रोल का सवाल आता है, सेम वही सवाल बना देगा, उसको ऊपर आईटी कंट्रोल्स उसमें डाल देंगे, और वो आपसे कहेगा कि जी मुझे पता है ऊपर कंट्रोल वीकनेस क्या है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे। तो अब मेरा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि जी लेट से फॉर एग्जांपल कि क्या कहते हैं, सीक्वेंस चेक नहीं लग रहा, यहाँ पे सीक्वेंस चेक होना चाहिए, एग्जिस्टेंस चेक नहीं है, एग्जिस्टेंस चेक होना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जनरल आईटी कंट्रोल्स के भी कुछ एलिमेंट शामिल कर दे और कह दे कि जी सेल्स डिपार्टमेंट के पास आईटी के वो डेटाबेस पे जाके चेंज कर सकता है, प्रोग्राम चेंज कर सकता है। तो इस तरीके से आईकैप एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सेल्स और परचेज को कवर करके, अगर उसका कंट्रोल सेल्स और परचेज को पूछें तो इस तरीके से भी कवर कर सकता है। एप्लीकेशन कंट्रोल में दो कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, चेक डिजिट और बैच टोटल। ये इसका फेवरेट एरिया बना रहा है, चांसेस इस बार पूछ सकता है। और जो इंक्रिप्शन टेक्निक्स हमारे पास होती है, लाजमी आप इसको मार्क कर ले, इंक्रिप्शन टेक्निक बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स में देखें, हम ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज करके सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, ऑडिट सॉफ्टवेयर को यूज करके हम कंफर्मेशन भी भेज सकते हैं, हम 100% डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट कर सकते हैं। तो यूजिंग द ऑडिट सॉफ्टवेयर इन ऑन ऑडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज लाजमी इस अटेम्प्ट में आना है प्यारे बच्चों, तो इसको आप देख लीजिएगा एक बार। आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, अगेन एक ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रेटेजी से भी लिंक हो सकता है। कंफर्मेशन फेज पे होगा, ऑडिट प्रोसीजर पूछ लेगा, कंफर्मेशन फेज पे होगा, सैम्पलिंग पूछ लेगा, कंफर्मेशन फेज पे होगा, फ्रॉड की इंडिकेशन होगी वो पूछ लेगा, कंफर्मेशन फेज पे होगा, मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो कंफर्मेशन एक ऐसा एरिया है जिसको वो बहुत से एरियाज के साथ लिंक कर सकता है। कुछ सिनेरियोज हैं इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑडिट स्ट्रेटेजी आपसे पूछ सकता है, डिजाइन ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपसे पूछ सकता है। और वो एक सवाल जो सदाबहार उसका है कि जी कंफर्मेशन भेज दी है, रिस्पॉन्स ये आया है, या तो एक्सेप्शन है या रिफ्यूज कर दिया या फ्रॉड की इंडिकेशन है, तो ये चीज पूछ सकता है। ओपन एंड ब्लैंक कंफर्मेशन उसने बहुत अरसा हो गया नहीं पूछा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, टेस्ट कर सकता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन और ओपन और ब्लैंक कंफर्मेशन को ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ कनेक्ट करके एक अच्छा सवाल वो बना सकता है। थोड़ा सा और आगे जाए प्यारे बच्चों, आइजा 520 एनालिटिकल क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन अगर उससे पिछली अटेम्प्ट आप देखेंगे और उसकी भी पिछली अटेम्प्ट आप देखेंगे, ये एक फेवरेट एरिया बना हुआ है। जो एक पूरे पेज पे सवाल आता है जिसमें नंबर्स ही नंबर्स होते हैं और कुछ कमेंट्रीज होती है, रिक्वायरमेंट होती है, यूजिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई द इनकंसिस्टेंसीज और फ्लक्चुएशन एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि रिस्क के साथ भी आ सकता है, अलग से भी सवाल आ सकता है, अगली रिक्वायरमेंट में सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो ये आ जाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर को हम कंक्लूडिंग फेज में कैसे यूज कर सकते हैं वो बताते हैं। और एनालिटिकल प्रोसीजर को जब मैं एज अ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करता हूं, तो मुझे किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो चीजें आपसे पूछ सकता है। एक चीज ऐसी है जो कि सीए फाइनल में भी कभी नहीं पूछी उसने, चांसेस है आपसे पूछ सकता है कि वो आपको एक सिनेरियो दे दे और कहे कि जी कमेंट ऑन द सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म बाय द ऑडिट टीम। तो उसमें एक एरिया दिया होगा, लेट्स से इट कुड बी पेरोल, इट कुड बी सेल्स, इट कुड बी रेंट, और आपसे कहेगा कि जी कमेंट करेंगे क्या सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर सही परफॉर्म किया है कि नहीं किया, स्पेशली कि जब डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। अगली चीज हमारे पास सैम्पलिंग है, लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ, आई थिंक उससे प्रीवियस अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग में एक चीज, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, सैंपल साइज, आई कैप इसके ऊपर सवाल नहीं बना रहा, सैंपल साइज के ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स प्यारे बच्चों सैम्पलिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम्पलिंग का एक एरिया टेस्ट ऑफ डिटेल को कवर करता है, एक एरिया टेस्ट ऑफ कंट्रोल को कवर करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसने अरसा हो गया
अरसा क्या उसने कभी पूछा ही नहीं आपसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे सैम्पलिंग को, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट सैंपल साइज के भी हैं, डेविएशन के भी हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन और प्रोजेक्टेड डेविएशन और एक्चुअल रेट ऑफ डेविएशन, इन कॉन्सेप्ट को वो टेस्ट कर सकता है। प्लस सैम्पलिंग अगेन ऑडिट स्ट्रेटेजी के साथ कनेक्ट कर सकता है। और आपको एक सवाल दे दिया जाएगा जो कि इसने अक्सर पूछा हुआ है आपसे, कहेगा कमेंट ऑन द सैम्पलिंग अप्रोच एडॉप्टेड बाय द ऑडिट टीम। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एरिया है सैम्पलिंग का। रिलेटेड पार्टी भी लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ है, क्या इंपॉर्टेंट है रिलेटेड पार्टी में? कॉन्सेप्ट होता है मटीरियलिटी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्म्स लेंथ इस बार आपके कोर्स का पार्ट बना है, इससे पिछले टाइम में आपके कोर्स का पार्ट बना है। आर्म्स लेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट को आपसे लाजमी पूछेगा। प्लस कुछ प्रोसीजर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज, और जिसको मैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी कहता हूँ। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में लग रहा है कि चांसेस है कि आके पूछ सकता है। प्लस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ एरियाज है मेरे पास इनहेरेंट लिमिटेशन, रिलेटेड पार्टी मैनेजमेंट के पार्ट में भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है, बिकॉज मैनेजमेंट की रिलेटेड पार्टी थोड़ी होती है, वो तो डायरेक्टर का कोई और डायरेक्टर बैठा हुआ है तो वो भी रिलेटेड पार्टी है। तो चूंकि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई क्यों सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, बिकॉज मैनेजमेंट की भी कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है। जिस तरह इंटरनल कंट्रोल आप जितने भी इंप्लीमेंट कर दो, कभी भी प्रिवेंट डेटा को करेक्ट नहीं कर सकते 100%, इस तरह रिलेटेड पार्टी में भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। और रिलेटेड पार्टी में क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन कौन से रिस्क है और क्यों इसमें हाई रिस्क होता है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको लास्ट में देख लीजिएगा। प्लस दो प्रोसीजर्स ऐसे हैं, दो एरियाज के ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है, इससे पहले ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं थे। ऑडिट प्रोसीजर्स टू इंश्योर द एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ये इस बार इससे पिछले टाइम में आपके सिलेबस का ऐड हुआ है, ये चांसेस है कि पूछ सकता है। प्लस ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन फ्रॉड रिस्क, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया है। सब्सिक्वेंट इवेंट लास्ट अटेम्प्ट में एग्जामिन नहीं हुआ प्यारे बच्चों, और हमेशा से आईक्यूब इससे सवाल पूछता है, और सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ तो आपका ऑडिट प्रोसीजर भी एग्जामिन कर लेता है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट में अगर एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है तो वो यही है, इवैल्यूएट द नीड फॉर द अमेंडमेंट, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन, जो कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर है वो पूछ सकता है। डुअल डेटिंग प्यारे बच्चों आपके सिलेबस का पार्ट बना है, प्रीवियसली आपके सिलेबस का पार्ट पहले नहीं होता था, पिछले टाइम से आपके सिलेबस का पार्ट बना है। डुअल डेटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाजमी देख के जाइएगा। प्लस अगर उससे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछने हैं तो कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि मैं नॉर्मली ऑडिट में कर रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री में मैंने ऑलरेडी सब्सिक्वेंट सेल्स देख लिए, तो अब मुझे इन्वेंट्री के ऊपर अलग से सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। रिसीवर के जब मैं काम करता हूँ तो मैं ऑलरेडी सब्सिक्वेंट रिसर्च देख लेता हूँ, मुझे अलग से सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर रिसीवर में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। ये एक एरिया आपसे पूछ सकता है। और प्लस कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हैं हमारे पास, सब्सिक्वेंट इवेंट के कुछ 4-5 प्रोसीजर्स मेंशन है, अगर मैं उनमें से कुछ नहीं कर सकता या मैंने उसके अलावा भी कुछ करना है तो कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, आईकैप उनको कर सकता है। प्लस एक कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कॉन्सेप्ट जो लिखा हुआ है ये गोइंग कंसर्न में लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि बात ही सब्सिक्वेंट इवेंट की करता है कि सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस एरिया को भी वो आपसे पूछ सकता है कि मैन सिग्निफिकेंट डिले इन द अप्रूवल ऑफ अफेयर्स, it may trigger that going concern assumption may not be appropriate, or there are events or conditions which may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। थोड़ा सा और आगे बढ़े, गोइंग कंसर्न अगेन प्यारे बच्चों, गोइंग कंसर्न का सवाल रिस्क के अंदर भी छुपा हुआ होगा, गोइंग कंसर्न का सवाल प्रोसीजर्स में भी छुपा हुआ होगा, गोइंग कंसर्न का सवाल कंफर्मेशन में भी छुपा हुआ होगा कि लेट से वो कहेगा कस्टमर लिक्विडेट हो गया, तो यार गोइंग कंसर्न ट्रिगर हो सकती है अगर वो मेजर कस्टमर है। तो गोइंग कंसर्न है प्यारे बच्चों इवेंट्स एंड कंडीशन, प्रोसीजर्स, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस, और गोइंग कंसर्न के ऊपर जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं उसके जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है वो आईकैप ने इतने ज्यादा एग्जामिन नहीं करे, इंपॉर्टेंट एग्जामिन कर सकता है। प्लस आईकैप आपसे इस बार ये कह सकता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का रिपोर्ट में जो हम हेडिंग डालते हैं, सेक्शन डालते हैं, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, इसको मुझे ड्राफ्ट करके दें। तो ऊपर सवाल गोइंग कंसर्न का होगा और मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन ड्राफ्ट करना होगा, चांसेस है आईकैप आपसे ये पूछ सकता है। अगली चीज प्यारे बच्चों, आइजा 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन, लास्ट टाइम उसने कहा था क्रिटिकली एनालाइज करें, इस बार जो इंपॉर्टेंट है वो है रूल्स ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन। कौन साइन करेगा, कब साइन करेगा, डेट क्या होगी, किसके लेटर हेड पे होगा, किसको एड्रेस होगा, बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए, मॉडिफाई कर सकता हूँ लैंग्वेज को नहीं कर सकता, कुछ रूल्स है हमारे रिटन रिप्रेजेंटेशन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। प्लस आई के अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में पूछता है वो तो इस तरीके से पूछ सकता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, और अगर है तो मुझे बताएं कि जी, तो फिर आप ड्राफ्ट करके दें मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये एक एरिया इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर उसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछना होगा तो वो कह सकता है कि जी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही, बताएं क्या करेंगे, और अगर डाउट है आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को तो बताएं क्या करेंगे। आगे हम है 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट, अगेन आईकैप ने लास्ट टाइम में इसको एग्जामिन नहीं करा है।
इसके अंदर में, और ये फ्रीक्वेंटली इतना एग्जामिन होता भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एरिया को देखूं तो इस एरिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कभी भी एग्जामिन नहीं हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर डायरेक्ट असिस्टेंस। आईजा 610 के हमारे पास दो स्कोप है। एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, मैं उसके काम पर रिलाई करूं, और एक ये है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन के किसी बंदे को मैं अपनी टीम का पार्ट बना लूं और उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लूं। ये डायरेक्ट असिस्टेंस जो मेरा स्कोप 2 है आईजा 610 के अंदर, इसको आई कैप ने इतना एग्जामिन नहीं करा है, कभी एग्जामिन नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी देख के जाइएगा। प्लस इसके ऊपर एक कभी इतना ये वाला सवाल कभी नहीं बना कि जी बताएं इंटरनल ऑडिटर ने इस साल ये काम करें, बताएं किन एरियाज पे आप रिलाई करेंगे, किन एरियाज पे रिलाई नहीं करेंगे और क्यों, प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन। तो जो एरियाज वाला सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है इंटरनल ऑडिट में प्यारे बच्चों। प्लस एक जो सवाल कन्वेंशनली वो पूछता है कि बताएं वेदर टू रिलाई ऑन इंटरनल ऑडिट, ये भी पूछ सकता है। और एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये पूछेगा इंटरनल ऑडिटर ने काम कर लिया है, बताएं उसके काम की एडुकेसी को कैसे इवेल्युएट करेंगे। अगली चीज 620 एक्सपर्ट प्यारे बच्चों। एक्सपर्ट भी लास्ट टाइम एग्जामिन नहीं हुआ। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्सपर्ट का नाम क्या आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या मुझे एक्सपर्ट की जरूरत है भी इन द अबव सिनेरियो या नहीं, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इसको देखना है। आखिरी जो हमारे पास ग्रेड है प्यारे बच्चों वो ग्रेड डी है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। इससे लाजमी एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आना है। इसके अंदर 5 ही एरियाज है। इसमें लास्ट टाइम आपका आईएसआरई 24 तो एग्जामिन नहीं हुआ, बाकी सारे क्यों एग्जामिन हो जाते हैं, बिकॉज वो सवाल ऐसा कहता है डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें क्लीन भी आ जाती है, उसमें कैम भी आ जाता है, उसमें मॉडिफाइड भी आ जाता है, इसमें ईओएमपी और ओएमपी भी आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो बेस्ड ग्रेड है प्यारे बच्चों। इसमें अगर मैं आपसे देखूं 700 में सबसे ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं ना, आपको रिपोर्ट का एक फॉर्मेट दिया हुआ होगा और आपसे कहा जाएगा क्रिटिकली एनालाइज द अबव ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोवाइड द सजेशन या कमेंट करें। ये एक लाजमी सवाल है। और रिपोर्ट का कंटेंट जब आपके सामने पेश किया जाएगा तो उसमें ओपिनियन का सेक्शन भी आ रहा होगा, बेसिस फॉर ओपिनियन भी आ रहा होगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी का सेक्शन भी आ रहा होगा, कैम भी आ रहा होगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऊपर एडवर्स या डिस्क्लेमर भी लिखा हुआ आ रहा हो। तो ये चांसेस है कि वो आपसे क्रिटिकली इवेल्युएट करने का पूछ सकता है। अगर साथ में उसने कोई थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछना है तो कुछ हमारे पास डेट, सिग्नेचर और ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के कुछ सेक्शंस हैं, उसको वो एग्जामिन कर सकता है। आज 700 की ऑडिट मैटर, इसके ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम आए। आई कैफ फाइनल पे जो पूछ रहा है चांसेस है कि इस बार कैफ में कर सकता है हरकत कि वो आपसे कहेगा कि मुझे की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करके दे, तो वो सब्सटेंटिव भी आपका बेसिकली टेस्ट कर लेगा, बिकॉज की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग में ऑडिट प्रोसीजर भी शामिल होता है। तो आपसे कैम की आइडेंटिफाई और ड्राफ्ट करने को कह सकता है, ये कह सकता है कि इन द अबव सिनेरियो मुझे बताएं क्या ये कैम है या नहीं, और अगर है तो कैम ड्राफ्ट करके दे दे। प्लस कैम, और अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पे जाएगा तो वो यहां जा सकता है कि कैम को कम्युनिकेट करने की कुछ एक्सेप्शंस होती है, वो पूछ सकता है। एक अच्छा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो इंटरेक्शन विद द अदर ऑडिट रिपोर्ट भी पूछ सकता है कि अगर क्वालिफाइड ओपिनियन होगी तो कैम देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो कैसे देंगे, एडवर्स है तो कैम देंगे कि नहीं देंगे। इन एरियाज को की ऑडिट मैटर में वो पूछ सकता है। प्लस देखें वो जो सवाल पूछता है ना डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के ऊपर किसी मैटर के ऊपर कैम रेलिवेंट हो तो वो तो वैसे ही एग्जामिन होगा। मॉडिफिकेशन की बात करूं प्यारे बच्चों, हर अटेम्प्ट में लाजमी सवाल आता है, इस अटेम्प्ट में भी आएगा, और सवाल ऐसे ही आएगा जो सामने पेश है आपके, डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट इन द अबव सिनेरियो। लेकिन इस बार जो मुझे एक इंपॉर्टेंट एरियाज लग रहे हैं, दो एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। वो आपसे ये नहीं कहेगा डिस्कस द पॉसिबल इंप्लीकेशन, या ये कह के आपको पार्ट भी ये कर देगा कि ड्राफ्ट दी ऑडिट रिपोर्ट, सही है ना। फॉर एग्जांपल ऊपर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो वो कहेगा मुझे ड्राफ्ट करके दो। लेट्स से ऊपर की ऑडिट मैटर है तो वो कहेगा ड्राफ्ट करके दो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट, तो अदर मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दो। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आपसे मॉडिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन या ऑडिट रिपोर्ट के रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ड्राफ्ट करने को कहते हैं। और ऊपर सवाल में गोइंग कंसर्न भी होगा, ऊपर सवाल में की ऑडिट मैटर भी होगा, ऊपर सवाल में फर्स्ट ईयर ऑडिट होगा, तो हमारे पास अदर मैटर पैराग्राफ भी होगा, और ऊपर सवाल में लेट से पीपी की इंपेयरमेंट मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करी तो क्वालिफाइड ओपिनियन भी होगा। तो वो इन चारों सिनेरियोस के ऊपर आपको कहेगा मुझे रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दो, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिपोर्ट ड्राफ्ट करके दो। तो क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, की ऑडिट मैटर में कुछ चेंज आ जाएगा, की ऑडिट मैटर से पहले मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न उसको ड्राफ्ट, की ऑडिट मैटर में एक लाइन आ जाएगी इन एडिशन टू द मैटर एज डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड गोइंग कंसर्न सेक्शन फॉलोइंग आर द एडिशनल की ऑडिट मैटर। ये इंपॉर्टेंट है। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से एक एरिया है जिसको आईकैप ने कभी एग्जामिन नहीं करा, कि जब स्कोप लिमिटेशन तीन किस्म की हो सकती है ना, या तो मैनेजमेंट इंपोज करेगी, या फिर स्कोप लिमिटेशन मेरे ऑडिट
टाइमिंग या ऑडिट काम की वजह से, लेट से मेरी लेट अपॉइंटमेंट हुई है, या स्कोप लिमिटेशन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट होगी। ये जो स्कोप लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन इम्पोज करती है तो इसका कुछ कोर्स ऑफ एक्शन है, वो कोर्स ऑफ एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आई सारी 2400 रिव्यू लास्ट टाइम एग्जामिन नहीं हुआ, इस अटेम्प्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आई सारी रिव्यू पे हमेशा आई के अपने हल्का हाथ रखा है, हमेशा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। इस बार हो सकता है कि वो आपसे रिव्यू प्रोसीजर्स पूछ ले, देयर इज अ पॉसिबिलिटी थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में रिव्यू और ऑडिट के डिफरेंस पूछ ले। रिव्यू रिपोर्ट का फॉर्मेट लाजमी देख के जाना है, वो आपसे कह सकता है कि ऊपर रिव्यू रिपोर्ट जो दी हुई है उसको क्रिटिकली एनालाइज करें। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक अच्छा सवाल अगर वो बनाना चाहे तो ये कह सकता है कि ऊपर जो सिनेरियो आपको दिया हुआ है, मुझे पता है आपके क्या रिव्यू प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज थे। अगेन मैंने पूरे कोशिश की है कि पूरे कैफ के सिलेबस को जो ग्रिड्स है हमारे चार, उनमें बाइफरकेट करता हूँ। हर चार ग्रिड में से किसकी कितनी वेटेज है उनको बता दूं। हर ग्रिड के अंदर कौन सा एरिया लास्ट टाइम एग्जामिन हुआ है, कौन सा नहीं हुआ, वो आपके सामने पेश कर दिया। जो एग्जामिन नहीं हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिन हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। हर एरिया के ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिन है। प्यारे बच्चों, ये मेरी एक जजमेंट है। मेरा चूंकि एक 13 साल का एक्सपीरियंस है फॉर्म में, तो इसके हिसाब से एक जो चीज क्लिक करती है वो मेरे। लेकिन आपने 100% रिवाइज करके जाना है प्यारे बच्चों, छोड़ के कुछ नहीं जाना। हाँ, पेपर से पहले या पेपर से एक रात पहले जब कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है, रिवीजन कंप्लीट हो चुका होता है, 4-5 घंटे ऐसे फारिग बैठे हुए होते हैं हम, तो उस वक्त इन एरियाज को आप थोड़ा सा अच्छा रिवाइज करके चला जाइएगा। 40-50-60 नंबर का पेपर इन एरिया से अगर आ जाता है या स्पेसिफिकली ये सवाल आ जाते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका थोड़ा सा फायदा होगा। इस वीडियो में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, कुछ यूट्यूब पेज का लिंक भी है और पोर्टल का लिंक भी है। इसको काइंडली आप ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज अब मेरी जो अगली वीडियो बनेगी वो इनके ऊपर मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें मैं क्विकली इनको रिवाइज करा दूंगा, ताकि अगर पेपर से पहले आप उसको भी घुमा के चले जाएं तो आपको ऑटोमेटिकली रिविजन हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, और कॉन्फिडेंटली पेपर देने चाहिएगा। जज़ाकल्लाह।